हमें ये इंस्ट्रक्शन आए थे कि आप गोल्ड और मत खरीदिए, घर में ज़्यादा रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कार पूलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए और फॉरेन ट्रिप्स कम करो, फॉरेन शादियाँ कम करो, राइट? दिस इज़ मोटा मोटी दिस इज़ व्हाट ही हैव सेड इन लेमैन टर्म्स। तो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वाई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो। क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदे हम? देखिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ। आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम कितना हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं। वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 टन। 800 टन 1 टन, ओके, सिंपल। एंड हम बनाते से प्रोड्यूस 1 टन करते हैं। यस, ओके। अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो KGF था, जो कोलार गोल्डफील्ड, जो यश की मूवी से बहुत पॉपुलर हो गया, राइट? थिंग इज, वो माइन थी तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे। सोने की माइन है बोल के बहुत अच्छा लगता है, एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है, बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था। अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है एक, आई थिंक हाँ लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा, 1.5 टन्स। कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के? 2.5 टन्स, 3 टन्स हो गया। हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 टन a ईयर है और बढ़ रहा है। 800 टन आप रफली कैलकुलेशन करके भी देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हिल जाएगा। गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया, एंड अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है। तो ये बिल जो है 800 टन से, अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है। तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और ख़रीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, RBI को चाहिएगा डॉलर, कि पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है। अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। $100 के लिए पहले $1 के अगर आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94। सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं, और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले को सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है, हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं। हमारी इनकम वहाँ पे टाइट हो जाती है, हम 10 हर घर पे इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक सिंपल से एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गोल्ड। या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस, ठीक है। मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में, लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है, लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा। इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाओ। अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रांग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है। ओके, व्हाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? या तो उसके दो ही उसके तरीके हैं। नंबर 1, या तो आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो, ट्रेड तो ज़्यादा डॉलर में हो रहा है, रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। कुछ हमारे बॉर्डर शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो आसपास के हैं, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। UAE के साथ हमने 1-2 ट्रांजैक्शंस कर लिए, रशिया के साथ हमने बीच में बहुत किया, वो स्लो डाउन हो गया है और ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो वो वाला तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? उसको बढ़ाने का एक ही तरह है ट्रेड वाले को, कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें बनाना शुरू करो जो कि बाहर वालों को आपसे चाहिए, वो हम ज़्यादा करते नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप लोगों के लिए रिजर्व करेंसी बनना शुरू कर दो। लेकिन रिजर्व करेंसी आप कब बनोगे लोगों के लिए? जब बाकी कंट्रीज़ के लिए आपकी करेंसी के बिना खुद का गुजारा मुश्किल हो जाए। चाइना को पता था वो ट्रेड में इजीली डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। चाइना ने क्या किया? चाइना बिगन टू गिव अ लॉट ऑफ डेट। अब वो डेट को सर्विस करने के लिए ये आपके डेट में आपके 2 ऑप्शन होते हैं कि ईदर यू टेक डॉलर लोन और यू टेक युआन बेस्ड लोन। युआन वाला अगर वो आपको पड़ रहा है 0.25 बेसिस पॉइंट सस्ता, तो जाम्बिया, केन्या ये जाके लेते हैं युआन वाला लोन। ओके, उसकी पेमेंट 2.5 बेसिस, ठीक है, 0.25 बेसिस सस्ता क्या होता है? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लोग लोन डॉलर की जगह चाइना की करेंसी में क्यों लेना प्रेफर करते हैं? आपको एग्जांपल देता हूँ। सो केन्या,
अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, पावरफुल कंट्री है वहाँ का। उसके पास $5 बिलियन का एक पूरा रेलवे लाइन उसने पूरा बनाया था, जिसके लिए जो लोन जो लिया गया था वो डॉलर में था। ठीक है, नाउ चाइना केम इन, उन्होंने कहा कि यार बनाया तो हमने है ना, तुम्हें पेमेंट हमें ही करनी है, युआन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो डॉलर वहाँ पे दे रहे हैं हम अभी दे रहे हैं, तुम हमें फिर युआन में चुका दे, रिफाइनेंस किया। और वो वाला जो पूरा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब बीच की करेंसी हटा दी गई है, जो कि चाइना को भी देना पड़ता, जाम्बिया को भी देना पड़ता। जाम्बिया इज नाउ सेविंग अराउंड $250 मिलियन ऑन दिस वन, राइट। अगर आपका कर्जा आपको जो आप लिया है उसका पेमेंट आपको चाइना को करना है, चाइना के लिए युआन इंपॉर्टेंट है, डॉलर नहीं है, तो आप युआन में करो ना। डॉलर बीच में आया है तो आप किसी से आप वहाँ से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, उसको भी फिर वापस उसको यूज़ करने का टेंशन ही खत्म। वो वाला एंगल है यहाँ पे। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, 0.5 बेसिस कम समझ नहीं आया मुझे। सो ऐसे समझिए कि अगर मैं जाम्बिया हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं जाम्बिया हूँ, आप चाइना है, ठीक है। अब मेरे को आपको, मैंने आपसे लोन लिया, आपको चुकाना है, हाँ, ठीक है। एक होता है कि यार राजशमानी करेंसी है, मैं उसी में कर दूं, खत्म, RS करेंसी डन। बट हम बोलते हैं कि नहीं यार, ये कोई थर्ड करेंसी है, उसी में मेरे को चाहिए, तो मुझे जाके पहले वो करेंसी खरीदनी पड़ेगी। वो खरीदनी तो ऑलरेडी किसी और के पास है, आई हैव टू पे ट्रांजैक्शन फी ऑन दैट, एक्सचेंज रेट ऑन दैट, उसमें भी थोड़ा सा कुछ जाता है। प्लस वो जब आपके पास जाएगा, राइट, वो आपके पास तो आ गई, अब आप भी जब उसे दोबारा कहीं यूज़ करोगे किसी और ट्रेड के लिए, अगेन आपको भी फिर वो दोबारा करना पड़ेगा, लॉसेज होते हैं। चाइना ने बोला हमारे युआन ही यूज़ करो, हमारे एंड का बच गया, तुम्हारे वाला हम कर देंगे। तो जाम्बिया के युआन कहाँ से आए? चाइना ने आके कहा, नहीं पड़ रहा है ना, चाइना ने कहा कि भाई साहब आपका जो डॉलर वाला लोन है हम चुका देते हैं, खत्म कहानी, कि उनके पास डॉलर्स के रिजर्व कम थे, ओके, हम चुकाते, खत्म काम, तुम हमें युआन में चुकाते रहना। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक आई विल टेक द लोड ऑफ योर लोन, मैं तुम्हारा जो $5 बिलियन है वो लोन मान लो 2 साल में तुम्हें चुकाना है, तो मैं 2 साल में चुका दूंगा, मुझे तुम 3 साल में धीरे धीरे करके दे, तुमको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया, या तुम मुझे 2 साल में थोड़ा सस्ते में दे देना, व्हाटएवर। एंड ये क्यों होता है पता है? नाउ व्हेन इट कम्स टू से अ कंट्री लाइक जाम्बिया, उसके पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, वीक इकोनॉमी है, सब कुछ है। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, उनके पास, उनका लास्ट ईयर का जो आपका एक्सपोर्ट्स का जो सरप्लस था, दैट वाज $1.1 ट्रिलियन। उनके पास डॉलर्स का सरप्लस पड़ा है, पहाड़ पड़ा, उनको पता नहीं उसका करना क्या, बोला हम चुका देंगे, खत्म करनी, तुम हमारे युआन में करो। दे कैन एक्चुअली डू दैट। नाउ अगर हमें रुपी को स्ट्रांग बनाना है, या तो ट्रेड सेटलमेंट ज़्यादा उस पर हो, या फिर वी बिकम अ रिजर्व करेंसी। नाउ फॉर सम कंट्रीज वी आर अ डिसेंट इनफ रिजर्व करेंसी। मॉलडीव्स के लिए थोड़ा है, आपका नेपाल के लिए थोड़ा सा है, आपका श्रीलंका के लिए थोड़ा है, भूटान के लिए बहुत बड़ा है। बट इन द एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल इकोनॉमीज, वेरी स्मॉल कंट्रीज, मिनिस्क्यूल। या हमारे मेजॉरिटी स्टेट्स इनसे बड़ी इकोनॉमीज है अपने आप में। नो ऑफेंस टू एनीबडी फ्रॉम दीज कंट्रीज, बट है जो है, हाँ, राइट। सो वहाँ पे आता है बात कि बॉस हमारी करेंसी की डिमांड क्या है। ऊपर से प्रॉब्लम क्या आती है, वी इम्पोर्ट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। हम जो बात करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, वी आर दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, पीपल डोंट रियलाइज दैट फार्मेसी, आपका मेडिसिन आपकी बनती किससे है? APIs, राइट। रफली अबाउट 70% ऑफ ऑल दी APIs दैट वी नीड इज कमिंग फ्रॉम चाइना। जो 30% यहाँ बना रहे हैं वो किससे बनते हैं? KSMs इज व्हाट? की स्टार्टिंग मटेरियल्स। KSMs आपका 90% सारा चाइना से आ रहा है। अब होता क्या है, हमारी सरकार इसलिए एक रेमेडी निकालती है, लेट्स डू अ PLI स्कीम, अपनी इंडस्ट्रीज को पैसा दो, इंसेंटिव देंगे तुम, लेकिन APIs यहाँ बनाना शुरू करो। कुछ प्लांट्स एक्टिव होते हैं, औरबिंदा फार्मा का एक प्लांट है, डॉक्टर रेड्डीज का एक प्लांट है, सब लाइव हुआ। व्हाट डिड चाइना डू? क्रैश दोज वेरी API का प्राइसेस अप टू 40%, 50%। हाउ डू यू कम्पीट? जो इंडिया में बनने लग गया उसको 40% कम कर दिया चाइना। या नाउ द रिजल्ट इज, हम कैसे उससे कम्पीट करें, राइट? तो यहाँ पे बात ये आती है कि बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आर वी रेडी टू पे अ बिट एक्स्ट्रा फॉर द इंडिया मेड स्टफ? नंबर 1. Number 2, without that there is no solution to it. We have to really figure out 2 things. Number 1, how do we consume more of what we make in India? Number 2, how do we ensure that what we are making in India, उसका बैक एंड कहीं बाहर से नहीं आ रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ा प्राउडली ये चीज़ बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर सब इंडिया में बनाने लग गए हैं। उसका पोटैश आज भी बाहर से आता है, सल्फर आज भी बाहर से आता है, दो सारी बेसिक मटेरियल्स। अभी ये पूरी जो सिचुएशन हुई है बिकॉज ऑफ वॉर, पोटैश आपका कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से आता है मेजॉरिटी, हमारी लंका लग गई है, सभ्य भाषा में कह रहा हूँ। सल्फर आपका कहाँ से आता है? मेजॉरिटी आपका बाहर से आता है, हमारी अगेन लंका लग गई है। रिजल्ट इज हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है, अब बाहर के रेट पे हमें खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो यूरिया, राइट, यूरिया की अगर बात करें तो वी इम्पोर्ट क्लोज टू अबाउट
सो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट्स अबाउट 40 मिलियन टन ए ईयर. 30 मिलियन टन्स हम इंडिया में बनाने लग गए हैं. 30 आज भी नहीं बनाते हैं. 30 इज व्हाट 25% ऑफ अ कंजम्पशन. इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. हाउ डू वी सॉल्व फॉर इट? उसका एक रास्ता बनता है, अगर इंडिया में नहीं बना सकते हो, कैप्टिव कैपेसिटीज बाहर बना लो. इंडिया ने क्या किया? 50-50 जॉइंट वेंचर किया रशिया के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यूरिया हमारा अच्छा खासा रशिया से भी आता है. वी डिड अ जॉइंट वेंचर जो कि अब 2 मिलियन टन का वहाँ पे प्लांट लगा रहा है. इट विल एलिमिनेट द हर्डल्स फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ द इम्पोर्ट्स दैट वी डू. लेट्स डू दैट. उस तरह के कई सारे रास्ते जो हमें अपनाने पड़ेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जो हम उसको एड्रेस करें तब जाके कुछ होगा. आप जरा सोचिए एक बात कि अभी कोल इंडिया जो हमारी है, राइट, कोल इंडिया ने BHEL नाम से एक और PSU उसके अंदर एक जॉइंट वेंचर किया और बोला कि यू नो व्हाट, कोल से चाइना वाले, US वाले और दूसरे कंट्री इतने सारे पेट्रोकेम बनाते हैं. सो आप सोचो ना कि आपका ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये क्रूड से आता है. क्रूड क्या? इन दी एंड इट्स अ हाइड्रोकार्बन. कोल इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन. ओके, इट्स अ कार्बन प्रोडक्ट, राइट. उस कार्बन से यहाँ पे भी तो हम केमिकल्स बना सकते हैं, बट इट्स अ कॉस्टलियर प्रोसेस. कोल इंडिया ने फाइनली बोला कि यू नो व्हाट, ओके चलो करते हैं, कि सरकार इंसेंटिव अब दे रही है. BHEL का टाई अप किया. नाउ दे आर बिल्डिंग अ प्लांट जो कि L&T एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दे आर बिल्डिंग अ प्लांट फॉर अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट हमारा एनुअल कंजम्पशन इज 8.8 लाख टन्स. दीपक ग्रुप है यहाँ पे जो कि लगभग 6 लाख टन्स का उनकी कैपेसिटी है, बट वो ऑपरेट करते हैं लगभग 75% ओवरऑल कैपेसिटी पे. क्यों? रशिया से बहुत ज़्यादा चीप इंपोर्ट्स आ जाते थे. नाउ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कोल इंडिया और बेल का कहना है कि यार हम तो उस रेट पे कम्पीट कर पाएंगे, सो लेट्स बिल्ड अ प्लांट. अभी जो प्लांट लगा रहे हैं दैट हैज 6.6 लाख टन्स का एनुअल कैपेसिटी. मतलब क्या हुआ? हम नेट इंपोर्टर से सीधा नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे. लेट्स डू मोर ऑफ दीस. जैसे जैसे एक एक करके बेसिक्स, और ये बहुत सारे बेसिक्स हैं, हर इंडस्ट्री के छोटे छोटे हैं, जैसे से उनको सॉल्व किया जाएगा तब जाके होगा कि बाहर से हम जो हर छोटी छोटी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ एलिमिनेट होगी. सप्लाई चेन वहाँ से सॉल्व होगी. इट इज़ नॉट द टॉप डाउन अप्रोच कि चलो पहले असेंबली करते हैं फिर वो बना लेंगे. कुछ इंडस्ट्रीज में वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चलता है. इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको उल्टा करना पड़ेगा.